राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। यहाँ पर मोहल्ले का नाम बताया जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना। तथा निधन हुआ था एक सड़क दुर्घटना यानी कि एक एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था अप्रैल 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 वर्ष बाद। ठीक है, सुभद्रा जी ने वीर रस से संबंधित ये कवियत्री थी, यानी कि इन्होंने अपने देश की जागरूकता के लिए काफ़ी सारी रचनाएँ की, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन बेचारी जब देश को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के 1 साल बाद ही आज़ादी को देख ही नहीं पाईं। आगे विवाह 15 वर्ष की अवस्था में नवलपुर के सुप्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, 15 केवल और केवल 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, है ना? पहले थोड़ा बाल विवाह का प्रचलन तो था ही, बच्चों की जल्दी शादियाँ हो जाती थी, कर देते थे, क्योंकि जो ज़माना था ना वो बड़ा ही खराब था। ज़माना तो ख़ैर लड़कियों के लिए आज भी ठीक नहीं है, आज तो और भी ज़्यादा खराब है, हमेशा से ही खराब चलता आ रहा है। तो विवाह 15 वर्ष की अवस्था में नवलपुर के सुप्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हो गया। तभी से ये राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रहीं तथा कई बार जेल भी गई थी, है ना? पति जो थे पतिदेव वकील थे, है ना? लेकिन पत्नी बार-बार जेल जाती रही राष्ट्रीय आंदोलन के चलते। आगे मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य के रूप में भी आपने कार्य किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली ये कवियत्री रही हैं। तो गणपति चंद्र की बात को ज़रूर याद रख लेना। अगर आप नए हो और आगे अगर आप पहली क्लास है आपकी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और हाइप भी ज़रूर कर दिया करो। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। पूरे हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। सन 1922 ईस्वी में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह के समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने सुभद्रा कुमारी का उल्लेख लोकल सरोजनी कह करके किया था। ये अच्छे से याद रख लेना है, इन्हें लोकल सरोजनी, ठीक है? आप जानते हैं जो सरोजिनी नायडू थी, अ, सरोजिनी नायडू का नाम दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान को, और ये किसने दिया था? टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने कहा था लोकल सरोजिनी। राष्ट्रीय वसंत की कोकिला के नाम से भी आपको जाना जाता है। प्रथम काव्य रचना थी इनकी नीम के पेड़ के ऊपर, यानी कि नीम के पेड़, है ना? नीम के पेड़ के ऊपर प्रयाग से हंस पत्रिका में ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना हमने पढ़ी थी नीम के पत्ते, ठीक है? नीम के पत्ते उन्होंने लिखे थे, लेकिन पेड़ किसने लिख डाला? सुभद्रा कुमारी जी ने। 1913 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके अगर काव्य संग्रहों की बात करें तो मुकुल और त्रिधारा 2 काव्य संग्रह मिलते हैं। ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो बिखरे मोती कहानी संग्रह में सबसे पहले आता है बिखरे मोती, है ना? मोती बिखर गए 1932 ईस्वी में। ये इनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें पापी पेट, भगना अवशेष, मजली रानी, होली आदि कुल 15 कहानियाँ हैं। पापी पेट कहानी को राष्ट्रीय कहानी का दर्जा भी मिला हुआ है। दूसरी कहानी संग्रह है इनका उन्मादिनी, ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उन्मादिनी, सोने की कंठी, नारी हृदय, वेश्या की लड़की आदि कुल 9 कहानियाँ इसमें संग्रहित की गई हैं। तीसरी कहानी संग्रह है इनका तीसरा सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में आया। इसमें रूपा, कैलाशी रानी, प्रोफेसर मित्रा आदि 14 कहानियाँ संग्रहित हैं। यानी कि 3 कहानी संग्रह यहाँ पर इनके मिलते हैं, जिनमें एक में 15 कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती में कुछ कहानियों के इनके याद रख लेना, जैसे पापी पेट पूछ लिया जाता है, भागना अवशेष भी पूछ लिया जाता है, उन्मादिनी खूब पूछा जाता है, ठीक है? इनको ज़रूर याद रख लेना। आगे इनकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सीताराम सेकसरिया पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना वैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये 1910 ईस्वी में हुई थी, है ना? जहाँ भी ये आ जाता है। 1910 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी ओर से 2 बार इनको सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला था। इनकी उन्मादिनी, आहुति, मजली रानी, एकादशी, किस्मत तथा नारी हृदय आदि कहानियों में अपने समय की नारी की स्थिति, उनकी समस्याओं का चित्रण हुआ है। अगर आप हिंदी साहित्य वाक़ई में पढ़ते ही हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछती हूँ कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला था और कब मिला था? ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर उसका आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो ढूँढिए, खोजिए, वीडियो देखिए या फिर कहीं से भी खोजिए और बताइए, ठीक है? आगे देखते हैं इनकी अमराई, तांगेवाला, गुलाब सिंह, शुभांगी, राही आदि कहानियाँ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। राही कहानी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं।
प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविताओं की अगर बात करें तो झांसी की रानी इन्होंने लिखा था, असहयोग लिखा था, असहयोग, सेनानी का स्वागत, विदा, जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत, मातृ मंदिर और स्वदेश के प्रति। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविता हैं जो बार-बार पूछी जाती हैं। झांसी की रानी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। झांसी की रानी बुंदेलखंड में लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रचित है ये। इनकी प्रसिद्ध कविता है। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी यह हिंदी भाषाभाषी जनता को कंठाग्र हो गई थी। यानी कि जब तक राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थी और इसी कारण अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया, प्रतिबंध लगा दिया था इस पर, है ना, पढ़ने पर। लेकिन उससे पहले ही ये इतनी ज़्यादा इसका प्रचार हो चुका था कि लोगों को, जो हिंदी पढ़ने वाले लोग थे, उनको ये याद हो गई थी, है ना, कंठस्थ हो गई थी, याद हो गई थी, उन्हें फिर ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की, ठीक है? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये इस कहानी की कुछ पंक्तियाँ हैं। याद रखना, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी 1857 ईस्वी की क्रांति में लड़ी थी, ये ध्यान रखना, ग्वालियर से, ठीक है? झांसी की रानी से ये पंक्तियाँ, ये झांसी की रानी की कविता है, इसको आपको याद रखना है। इनकी कुछ पारिवारिक कविताएँ भी मिलती हैं, जैसे मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, इसका रोना, राखी और राखी की चुनौती। ठीक है, ये कुछ पारिवारिक कविताएँ हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान की मिलती हैं। प्रकृति परक कुछ कविताएँ लिखी थी, फूल के प्रति, मुरझाया फूल और सिसर समीर। ठीक है, ये प्रकृति परक कविताएँ मिलती हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो मेरा मंदिर मेरा मस्जिद, कब काशी है मेरी, मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। ठीक है? अपनी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, वो वाला गाना यहाँ पर याद आता है। मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, है ना? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। विजयिनी माँ के वीरस पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, बुंदे ले हर बोलों के सुख मैंने हँसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। ये कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं। वैसे पंक्तियों की एक अलग से क्लास मैं ज़रूर करवाऊँगी, छायावाद और उत्तर छायावाद दोनों को लेकर के, है ना? छायावाद की अभी तक करवाई नहीं है, लेकिन करवा दूँगी बाद में, मुझे सब कुछ याद है ना? सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 ईस्वी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी, एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी रुचि बढ़ाने के लिए साहित्य में, मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर रखा है ना, बहुत टाइम लगता है, हाइलाइट करने में ही 1 घंटा लग जाता है। टाइप अलग से करो और फिर 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा इनको हाइलाइट करने में लग जाता है, अलग-अलग छाँट-छाँट करके, है ना? कि कहाँ से हमें हाइलाइट करना चाहिए ताकि बच्चों की रुचि बने और उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और उनका मेन चीज़ है कि वो जो मेन पॉइंट है वो आप उनको याद रह जाए। तो इतना हम आपके लिए सोचते हैं, तो आप भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, खूब शेयर करिए दबा के, है ना? क्योंकि अच्छे नोट्स हैं, अगर बच्चों तक पहुँचेंगे तो अच्छा है, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। हम सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी गाँव में और निधन हुआ था 1988 ईस्वी में। 1938 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से इन्होंने संपादन किया था। बाल सखा का अवैतनिक संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है? बाल सखा का अवैतनिक संपादन भी किया था, ये भी एक पत्र है बाल सखा के नाम से। 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है? पद्मश्री उपाधि क्या बल्कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाला कवि भी बताया है, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र ने सोहनलाल द्विवेदी को अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाला कवि कहा है। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो भैरवी 1941, वासवदत्ता 42, कुणाल 43, पूजा गीत 45, विषपान 45, युगाधार 44, वासंती 44, चित्रा 1944, बांसुरी 44, झरना 44, बिगुल 44। अब यहाँ पर भ्रमित करने वाली कुछ रचनाएँ आ जाती हैं, जैसे कि झरना आ गया। झरना आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का भी है, जिसे छायावाद की शुरुआत मानी गई है, और झरना सोहनलाल द्विवेदी का भी है। इसी तरह से पूजा गीत हमने और भी कहीं पढ़े हैं, है ना? किसके पढ़े हैं एक बार आप देख लेना, पूजा गीत। और इसके अलावा युगाधार, जैसे कि युग चरण हमने किसी और का पढ़ा है, युगा और
आगे हम प्रगतिवाद में और भी पढ़ेंगे, युग से संबंधित और मैथिली शरण गुप्त का भी पढ़ा है, युगांत, युगवाणी, है ना? पंत जी का भी पढ़ा है, तो थोड़ा देख लेना, ये मिलती-जुलती सी कुछ रचनाएँ होती हैं। आगे देखते हैं 1944 ईस्वी में इन्होंने प्रमुख भारतीय भाषाओं की गांधी संबंधी सुंदर रचनाओं का संकलन कर गांधी अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया था। कि गांधी अभिनंदन ग्रंथ इसका संपादन इन्होंने किया है। गांधी संबंधित जो भी सुंदर रचनाएं इनको मिली भारतीय भाषाओं में, उनका संकलन इन्होंने इस नाम से किया था। 1956 ईस्वी में जय गांधी नाम से इनकी राष्ट्रीय रचनाओं का प्रकाशन भी हुआ था। आगे पढ़ेंगे अब यहाँ पर श्याम नारायण पांडे के बारे में। शायद आपने इतना डिटेल में श्याम नारायण जी को कभी ना पढ़ा हो, ना जितना आपको यहाँ पर मिल रहा है। जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। अच्छा, मैं बता देती हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था और इसके अलावा महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना? और भी कई एक आध और का हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा था। मुझे अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी 1908 ईस्वी में हुआ था, 1 साल बाद। ठीक है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव गाँव में तथा निधन हुआ था 1991 ईस्वी में। वे राष्ट्रीय काव्यधारा के उन कवियों में से हैं जिन्होंने इस काव्य परंपरा को मंचों पर स्थापित किया है। ठीक है? काव्य परंपरा को मंच दिए हैं जिन्होंने। आजकल बोलते हैं ना, कवि मंचों पर जाकर के बोलते हैं, तो वे राष्ट्रीय काव्यधारा के उन कवियों में से हैं श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने मंच प्रदान किए हैं। किसको? काव्य परंपरा को, यानी कि कवियों को। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में? इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है? वीर काव्य की जो परंपरा है उसको खड़ी बोली में लेकर आने का काम किसने किया है? तो श्याम नारायण पांडे ने किया है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पांडे जी वीर रस के अनन्य गायक थे। ठीक है? जो पांडे जी थे, श्याम नारायण पांडे जी, ये वीर रस के अनन्य गायक थे। इन्होंने कुल 4 महाकाव्य रचे। 4 महाकाव्यों में हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी और तुमुल का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है? आगे देखते हैं हल्दी घाटी, ये 17 सर्गों में विभक्त है। ये 17 सर्गों में विभक्त एक महाकाव्य है जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के साथ-साथ राजस्थान की वीर भूमि को भी उल्लेखित किया गया है। हल्दी घाटी के लिए पांडे जी को देव पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ये अच्छे से याद रख लेना। हल्दी घाटी देव देव को मिला है, ठीक है? देव पुरस्कार मिला है हल्दी घाटी के लिए। जौहर पांडे जी का दूसरा महाकाव्य है, 21 चिनगारियों में विभक्त। चिनगारियों का अर्थ है मतलब पार्ट में डिवाइड या फिर अध्यायों में विभाजित। 21 चिंगारियों में विभक्त इस महाकाव्य में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को आधार बनाकर वीर रस के साथ करुण रस का भी इसमें गंभीर पुट मिलता है। जौहर की कहानी राजस्थान के इतिहास में लोमहर्षक आत्म बलिदान की एक ज्वलंत कथा है। ठीक है? जौहर आप जानते ही हैं, जो महारानी पद्मिनी थी, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, है ना? और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी महारानी पद्मिनी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, तो चित्तौड़ के जो महाराजा थे, महाराजा रतन सिंह, जो पद्मिनी के पतिदेव थे, वो उस युद्ध में मारे गए थे, है ना? और उनके मारे जाने के बाद उसमें जितनी भी स्त्रियाँ थीं, उन सबने क्या किया था? आग में कूद करके अपनी जान देती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। इसे जौहर करना कहते हैं। राजस्थान में ऐसे शायद मुझे लगता है 3 या 4 जौहर हुए हैं, है ना? इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो देख लेना। इस महाकाव्य के लिए पांडे जी को द्विवेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विशेष अगर हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा डॉक्टर सुधींद्र ने भी जौहर नाम से प्रबंध काव्य लिखे हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा पॉइंट लिख दिया था, है ना? याद नहीं रहता। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर सुधींद्र, इन दोनों ने भी जौहर नाम से रचना लिखी है। तुमुल, तुमुल में लक्ष्मण व मेघनाद के युद्ध का चातुर्य प्रकट किया गया है ना? आपने रामायण तो ज़रूर देखी होगी, ऐसा कोई भारत का, मुझे तो नहीं लगता भारतवासी ऐसा कोई होगा, जिसने अभी तक रामायण ना देखी हो, जो टीवी पर चलती थी। तो उसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का जो चातुर्य है, वो इसमें प्रकट किया गया है तुमुल के अंदर। श्याम नारायण पांडे को आधुनिक कविता का चारण कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, ऊपर तो हमने 4 प्रबंध काव्य देखे। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएँ रिमझिम, आरती, जय हनुमान, जय पराजय, गोरावध, घास की रोटी भी महाराणा प्रताप ने ही खाई थी, ये बताया जाता है। परशुराम, रूपांतरण और माधव आंसू के कण, ये सभी कुछ कविताएँ हैं, रचनाएँ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित हैं। इन्होंने पंजाब तथा ग्वालियर से अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इस प्रकार के अन्य कवियों पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और आजकल जो प्रश्न है ना, वो वहीं से ही बन रहे हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कहाँ-कहाँ से? पंजाब और ग्वालियर से। इनके काव्य संग्रहों की अगर बात करें,
तो जीवन संगीत 1940, नवयुग के गान 42, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्ति का चिंतन कन 1954, सांस्कृतिक प्रश्न 1954 ईस्वी। ठीक है, ये सभी इनके काव्य संग्रह। नाटकों की बात करें तो प्रताप प्रतिज्ञा, समर्पण, गौतम नंद। अब आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का भी मिलता है समर्पण, ठीक है, और किसका मिलता है ये हमें जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का भी समर्पण मिलता है, ठीक है। आगे केदारनाथ मिस्र प्रभात के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। 1927 ईस्वी में भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय बसंत प्रतियोगिता में इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, उनका जन्म मृत्यु यहाँ पर नहीं है। केदारनाथ मिस्र प्रभात का वो 1927 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार मिला था। भरतपुर राजस्थान के अंदर है और भरतपुर में आयोजित अखिल भारतीय बसंत प्रतियोगिता जो हुई थी, इनकी सर्वप्रथम रचना थी कलेजे के टुकड़े। ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इनके कुछ कविता संग्रह हैं यहाँ पर। कंपन 1942, चिर स्पर्श 1951, कारण 1951, सेतुबंध 66 और शुभ्रा 1967। अब आप ये बिल्कुल भूल मत जाना क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। कंपन पूछा जा चुका है, चिर स्पर्श बहुत पूछा जाता है, सेतुबंध बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शुभ्रा भी शायद मैंने कहीं और पढ़ा है ना? पीवाईक्यू में पढ़ा है। प्रबंध काव्य की और अगर बात करें तो कैकई 1950 में, तप्त गीत 54, ऋतंभरा 1957 ईस्वी, ठीक है? इनको भी याद रखना, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो समुद्र की मोती 1952, आश्चर्यजनक कहानियाँ 52 में लिखा, चारों ही 52 में लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मनोरंजक कहानियाँ और मूर्खों की कहानियाँ, है ना? समुद्र के मोती, आश्चर्यजनक कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ और मूर्खों की कहानियाँ, ये सभी कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा भाग किया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, उत्तर छायावाद को 3 भागों में बाँटा है। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, हालावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। यहाँ पर तीसरे का नाम है समष्टि चेतना प्रधान काव्य, ठीक है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य धारा को समष्टि चेतना प्रधान काव्य की संज्ञा दी है। छायावाद युग के समानांतर, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है ना, तो आप सभी से मतलब गुज़ारिश है कि आप ज़रूर देखिए, इससे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छायावाद युग के समानांतर चलने वाली ऐसी काव्यधारा जिसमें सौंदर्य की अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्य अनुभूति एवं राष्ट्रीय भाव की अभिव्यक्ति आदि सभी का एक साथ सामंजस्य मिलता हो, समष्टि चेतना प्रधान काव्य उसे कहा जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम इसमें आता है ना? बहुत सारे ऐसे कवि होती हैं जिनको आप कहीं देखने को नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक-एक कवि मिल जाएगा ढूँढने को, ठीक है? जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी प्रमुख रचनाएँ रूप अरूप, गाथा, तीर तरंग, शिप्रा, मेघ गीत, उत्पल दल, अवंतिका और राधा। राधा इनका महाकाव्य जो 1971 में आया था। प्रकाशन वर्ष मैंने दे रखा है, आप पढ़ लेना। हरिकृष्ण प्रेमी का नाम आता है, ठीक है? समष्टि प्रधान में। तो हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में दिनकर जी के साथ ग्वालियर के गुना नामक स्थान पर तथा निधन हुआ था 1974 ईस्वी में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ इन्होंने त्याग भूमि में पत्रकार के रूप में प्रारंभ किया था, ठीक है? त्याग भूमि में पत्रकार के रूप में ये प्रारंभ इन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत की है। ध्यान रखना, लाहौर से भारतीय पत्रिका का प्रकाशन भी आपने किया था। आकाशवाणी जालंधर, आकाशवाणी ये जालंधर में हिंदी दिग्दर्शक भी रहे और उसके बाद फ़िल्म क्षेत्रों में भी आपने कार्य किया है, लिखने का ही कार्य किया होगा, है ना? कविता संग्रह की अगर बात करें तो आँखों में जादूगरनी, जादूगरनी पूछा जा चुका है। अनंत के पथ पर पूछा जाता है। अग्निगान, रूप दर्शन, प्रतिभा, वंदना के बोल और रूपरेखा। ये सभी हरिकृष्ण प्रेमी जी के कविता संग्रह हैं, याद रखना। नाटक को देखते हैं, नाटक रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? तृतीय उत्थान काल के 2 नाटककार जयशंकर प्रसाद और हरिशंकर प्रेमी दिखाई पड़े। ठीक है, 2 ही नाटककार दिखाई पड़े। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना। ठीक है, मुस्लिम काल के भीतर का मतलब है कि जब मुस्लिम मुगलों का जब यहाँ पर शासन था, तो हरिकृष्ण प्रेमी ने जो अपने नाटक लिखे हैं ना, वो उसी दौर के लिखे हैं, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि इनके नाटक राष्ट्रीयता और देश प्रेम के भावों से ओतप्रोत हैं और इस रूप में अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है स्वर्ण विहान, 1930 ईस्वी में अंक दृश्य रहित गीति नाट्य है। पहला ऐतिहासिक नाटक है इनका रक्षाबंधन, 1934 में आया तथा एकमात्र पौराणिक नाटक है इनका पाताल विजय, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका जो रक्षाबंधन है ना, वो बहुत बार पूछा जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है ये, ठीक है? याद रखना।
ऐतिहासिक नाटकों में जो थोड़ा देख लेते हैं, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं, देखते हैं, है ना? एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। रक्षाबंधन 34 में आया था, इसको अच्छे से क्रम से याद रख लेना। सेवा साधना बहुत बार पूछा गया है, प्रतिशोध पूछा जाता है, स्वप्न भंग भी पूछा जाता है। आहुति 40 में, मित्र 1945, विषपान 1945, उद्धार 49, शपथ 51, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, विदा, संरक्षक, सांपों की दृष्टि और सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री, संवत प्रवर्तन, श्री भग्न प्राचीर। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाले ही हैं, रक्षाबंधन, सेवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति। इसके अलावा उद्धार, है ना, और विदा, शायद यही है जो अभी तक पूछे गए हैं। फिर भी आप सबको याद कर लेने का, अमर बलिदान भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप सभी को याद करिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे जो मैं बता रही हूँ वही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ मैं इतना लिखती क्यों यहाँ पर, है ना? इसीलिए तो लिखा है, अब बार-बार याद करिए, बार-बार रिवीजन करिए, बार-बार लिख के देखिए। सामाजिक नाटकों की अगर बात करें तो हरिकृष्ण प्रेमी का एक नाटक है बंधन, 1940 ईस्वी में लिखा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1941, छाया 1941 और ममता 1967 में लिखा था। बंधन, छाया और ममता, ये इनके सामाजिक नाटक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी के। एकांकी संग्रह की बात करें तो मंदिर इनका 1942 में लिखा गया, बादलों के पार 1952 में। यह भी एक खेल है, प्रेम अंधा है, रूप सिखा, मातृभूमि का मान और निष्ठुर न्याय प्रेमी, जो कि ऐतिहासिक एकांकी है। अगला नाम यहाँ पर आता है विद्यापति कोकिल का। विद्यापति कोकिल, ये विद्यावती कोकिल है, सॉरी विद्यावती कोकिल है ना? और ये महिला कवयित्री हैं, पहले विद्यापति नहीं है, ये विद्यापति नहीं है, विद्यापति को वैसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, कहीं आप गलत समझे, वो आदिकाल में हमने पढ़े थे। कोकिल जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंकुरिता, माँ नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी है। सुहागिन, सुहाग गीत को पूछा जाता है, पुनर्मिलन, अमर ज्योति, प्रेम बिना तस्वीर, ये इनका नाटक है। ठीक है, विद्यावती कोकिल की रचनाएं। पंक्तियों की बात करें, सखी अब रस बरसे में भीजे, भीतर बरसे बाहर बरसे, दिन बरसे भर राती, रस मुझ में सीसा में रस में, तनिक तनिक कर सीझे। आगे नाम आता है एक और, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का। ठीक है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जन्म हुआ था 1915 फैजाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह में विहाग 1935, आशा पर्व 42, पंतनी और बोलों के देवता, पंतनी बोलों के देवता 1954 और प्रसारिका 1955। कहानी संग्रह में आता है अचल, सुहाग और वर्षगांठ। ये रचनाएं आप याद रख लेना। बाल साहित्य की अगर बात करें तो कथा कुंज, कहानी संग्रह, आंगन के फूल, कविता संग्रह और दादी का मटका, ये इनके कुछ बाल साहित्य हैं। अब यहाँ पर हमारा छायावाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। छायावाद, हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल से लेकर के हमारी क्लास चल रही है। पूरा हिंदी साहित्य आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर ही, है ना? तो आप चाहें तो आप किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, आप मेरे साथ में जुड़िए और पूरी क्लासेस को सभी को जरूर देख डालिए। जो क्लासेस नहीं देखे, नए जुड़े हो तो जाकर के देख लीजिए। आज मैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट भी कर दूंगी जिनमें कंटेंट है। ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्म में आपको कंटेंट कराया जा रहा है, बहुत ही अच्छी ये क्लासेस हैं और आपको बहुत ही फायदा इससे